So hello and welcome guys, I am Simran Vats and I am currently pursuing my MBBS from JMC Amritsar and I am also a KVPY scholar. So इस channel पे I started to teach NCERT and today's chapter is reproductive health. So as you all know, NCERT is really very important and हम एक एक line NCERT की करेंगे. So without wasting much time, let's just get started. So we are going to start with reproductive health chapter. So hello guys, we are going to start with the reproductive health chapter. This is very important chapter. You can expect 2 to 3 questions in need from this chapter, okay? So in this page हम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, हम सीधा लाइक क्वेश्चन पे आएंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ें. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हमारी इंडिया जो है वो काफ़ी सारे मेजर्स कर रही है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. विदाउट दिस टाइम वी स्टार्ट दिस. तो इंडिया जो था, इंडिया हमारा वन ऑफ द सबसे पहला कंट्री है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दे रहा है और बहुत सारे मेजर्स दे रहा है कि हमारे इंडिया की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो जाए. सो सबसे पहले आपको याद रखना है कि India was among the first countries to initiate action plans and programs at national level to attain total reproductive health. Family planning program. Family planning means when a family plans to have a baby. So family planning program जो है वो initiate हुआ था 1951 में. This is the first question on this page you can get. So family planning program 1951 में initiate हुआ था. आगे देखते हैं हमारे इंडिया ने कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं. सो द फर्स्ट प्रोग्राम दैट यू कैन सी इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, उसका क्या मोटिव है यहाँ पे? ऑफ कोर्स किसी प्रोग्राम का क्या मोटिव होगा? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल में अवेयर हो जाए पीपल अबाउट STDs. बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जो इन सब के बारे में अवेयर करना लोगों को अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड लोगों को फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी. ये सब यही चीज़ें लिखी हैं कि हाउ वी शुड गेट अवेयर अबाउट दी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एड्स एंड ऑल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, ये बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लो, आपको याद होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जिस पे हमारा बैन लग गया है. सी, पहले क्या होता था कि लोग एमनियोसेंटेसिस कराते थे. रिवाइज आफ्टर मी. एमनियोसेंटेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फीमेल के एब्डोमेन में पियर्स करके हम लोग फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा लेते हैं एंड उससे क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि फीटस जो है वो लड़की है या लड़का, मेल है कि फीमेल है. सो पहले लोग कराते थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मेल है तो अच्छा है, फीमेल है तो वरना वी वोंट कीप द फीमेल, एंड इसीलिए ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड्स होने लगे which should not be there in the society. So we as government society we took a step and हमने बैन कर दिया. So amniocentesis is banned, no one can practice this. और उसमें वही चीज़ लिखी है amniocentesis. देखो, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetus cells and dissolve substance. and अब देखो, एक इसका डिसएडवांटेज है हमारा फीमेल फीटिसाइड और इसका डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज है कि हम लोग को फीटस जो है वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से अगर सफ़र कर रहा है तो वो हमें पता लग जाता है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपका फीटस जो है वो आपको पता चल सकता है कि वो सफ़र कर रहा है. डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया. डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया. आई होप यू नो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है हमारा, जो डाउन सिंड्रोम है दैट इज़ ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21. हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी क्लॉटिंग ही इम्पेयर हो जाती है एंड इट कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग. थोड़ा सा कट लगे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है. सो हीमोफीलिया इज दैट कंजेनिटल डिसऑर्डर. सिकल सेल एनीमिया, वी ऑल नो सिकल मतलब क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मून होता है ना, मून देखा है सबने. सो दिस इज क्रिसेंट मून शेप एंड हमारा नॉर्मल RBC सर्कुलर होता है बट वो इस शेप में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है. तो सब 3 डिजीज, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया, कैन बी चेक्ड बाय एमनियोसेंटेसिस. आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है इस पेज पे, सहेली इज़ अ ड्रग. सहेली क्या है? सहेली एक, वी नो कि हमारी फीमेल्स जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाती हैं. उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? जो कंसेप्शन को प्रिवेंट करे. कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाती हैं और उनमें होता है हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन या उन दोनों की कॉम्बिनेशन. तो सहेली एक ऐसा ड्रग था बट इसमें ये दोनों नहीं थे. ये एक नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है जो आपको याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन आएगा इस पर, कौन सा नॉन स्टीरॉयडल ड्रग जो है जो डेवलप किया गया, एंड दैट इज सहेली. सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट. कहाँ पे?
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, लखनऊ में एक सेंट्रल CDRI, ये आ सकता है लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सहेली को डेवलप किया गया। आगे देखो यहाँ पे क्या है कि दिस इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन का डेटा है कि हमारे पहले जो है हमारी लाइफ की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है, हमारी ड्यू टू बेटर कंडीशंस एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एंड जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो कर रही है। पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी 2000 मिलियन, 1900 में वो 6 बिलियन हो गई 2000 में, एंड फिर वो 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन देखो इंडिया में कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी 350 मिलियन थी, एंड अब क्या हो गई है हमारी 2000 में 1.2 बिलियन हो चुकी है, मीन्स वी आर ग्रोइंग एक्सटेंसिवली। हमारा देखो मटेरियल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि फीमेल के मरने का जो रेट है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों के मरने का रेट है, सब डिक्रीज हो चुका है। नाउ सी तो ये सब चीज़ें जो है ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर आई टोल्ड यू ये सब एकम्प्लिश कर रहा है। इस पेज में जो क्वेश्चन आता है वो ये देखो कि 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी, दैट वाज ये देखो फोकस लेस दैन 2%। I hope you are getting it, less than 2%. Done. Then you have to see कि statutory raising of marriageable age, मतलब marriageable age कितनी होती है, you all know, females 18 years and males की 21 years. Now the most important thing here is कि एक ideal contraceptive जो है वो कैसा होना चाहिए। तो एक ideal contraceptive जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स यूज़र को एकदम अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, लर्न विद मी, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल और इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए कि वो आप मतलब ऐसे परमानेंटली आपको ये ना करे कि आप कभी प्रेग्नेंट ही ना हो पाओ। सो रिवर्सिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, एंड उसके साइड इफेक्ट्स लीस्ट से लीस्ट हो। इट शुड नॉट इंटरफेयर, सेक्शुअल ड्राइव से वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एंड या फिर सेक्शुअल एक्ट को भी वो कोई भी किसी में भी इंटरफेरेंस नहीं उसको लानी चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स थे एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव। अब इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज पढ़ने वाले हैं, द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो आई टेल यू, सबसे पहला कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन कैसे कैसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। सो सबसे पहले नेचुरल मेथड यानी कि हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरली हम लोग प्रिवेंट करेंगे। क्या प्रिवेंट करेंगे? स्पर्म्स और ओवम की मीटिंग को ही प्रिवेंट करेंगे, यानी कि हम कोएटस को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सो पीरियोडिक एब्सटिनेंस ऑफ कोएटस, सी कपल्स अवॉइड एंड एब्सटेन फ्रॉम कोएटस 10 से मतलब वो रिवाइज करो कि 10 से 17 दिन, मेरे पीछे बोलो 10 से 17 दिन, 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना तो उससे 10 से 17 डेज तक हमारी फीमेल जो है उसके ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो नेचुरल मेथड्स कैन अवॉइड दैट, यू शुड अवॉइड कोएटस ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू वांट टू डू कॉन्ट्रासेप्शन। सो देर इज़ चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आप ये करते हो। नेक्स्ट मेथड है विड्रॉल या कोएटस इंटरप्टस। विड्रॉवल मेथड या कोएटस इंटरप्टस मीन्स कि मेल जो है वो विड्रॉ कर लेगा पीनिस बिफोर इजैकुलेशन, मीन्स स्पर्म्स जा ही नहीं पाए फीमेल के वजाइना में, एंड फिर से हमने कॉन्ट्रासेप्शन कर दी, सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन। उसके बाद वाला मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है कि फीमेल्स जो है वो जब पार्चुलेशन होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उसके वक्त में जब लैक्टेशन होती है एक्सटेंसिवली तो दे डू नॉट गेट मेंस्ट्रुएशन, सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं चलती है, ठीक है। सो नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो फिर दैट पीरियड इज़ वेरी वेरी सेफ, ओके। सो सी लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ओव्यूलेशन जो होता है, देयरफॉर साइकिल ही नहीं करोगी, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, राइट, आफ्टर पार्चुलेशन, तो मदर ब्रेस्ट फीड करते हैं उस टाइम पे, चांसेस ऑफ कंसेप्शन नील हो जाता है। अच्छा, ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, बट इफेक्टिव कब तक है? 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव है ये, रिमाइंड योर सेल्फ, 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव है ये, ओके। फॉलोइंग पार्चुलेशन के बाद 6 मंथ्स तक इफेक्टिव है, कोई मेडिसिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये मेथड जो है ये बिल्कुल इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सेफ मेथड है ये, ठीक है। उसके बाद है चांसेस ऑफ फेलियर भी हाई है, ठीक है, तो कोई आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं देता ये। आगे हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेथड्स आ रहे हैं जो इफेक्टिव होते हैं एंड STD प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा बैरियर मेथड आता है, दैट इज़ कॉन्डम्स। सो बैरियर मतलब कि हम लोग जो है उसकी इजैकुलेशन ही प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओवम और स्पर्म जो है ना उसकी फिजिकली मीटिंग ही नहीं होने दे रहे हैं। कॉन्डम देखो बैरियर्स होते हैं जो थिन रबर लेटेक्स से बनते हैं, ठीक है, टू कवर द पीनस आइदर वेजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल। सो पीनस मेल में एंड वेजाइना सर्विक्स को कवर करता है, फीमेल में, दोनों के लिए आते हैं। सो जस्ट बिफोर कोएटस वी हैव टू अप्लाई कॉन्डम एंड वी विल प्रिवेंट सो दैट कि इजैकुलेटेड सीमेन जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंचे, एग तक ना पहुंचे, फर्टिलाइजेशन ना हो एंड कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए। Again we prevented contraception with this. निरोध क्या है? निरोध is a popular brand. You have to revise and मतलब you have to learn this. निरोध जो है that is a popular brand of condom for male. So use of condom जो है वो धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज ये ओनली कॉन्ट्रासेप्शन है जो STD से प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, तो STD और एड्स से बचाता है, HIV से बचाता है, STD से बचाता है।
फीमेल्स के लिए अच्छा सुनो, कॉन्डम का एडवांटेज ये है कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं, डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड, आप खुद इंसर्ट कर सकते हो, एंड प्राइवेसी देता है यूजर को, यू डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर फॉर दिस। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स जो है वो फीमेल के लिए आती हैं, ठीक है। सो वो फीमेल के लिए आते हैं, वो इंसर्ट हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और वो कवर करते हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग कोइटिस, ठीक है। एंड देन व्हाट यू विल डू कि ब्लॉक कर रहे हैं एंट्री ऑफ स्पर्म्स एंड अच्छा, तो ये हो गया हमारे फीमेल का। उसके बाद है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स भी हम उसमें लगा सकते हैं एंड वी कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। अब देखो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर यूज मेथड है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस। तो ये डॉक्टर्स, देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दीज आर यूज बाय द फीमेल्स जो स्पेस करना चाहती हैं, 5 साल का ब्रेक लेना चाहती हैं, नो चाइल्ड एंड ऑल, तो वो इंसर्ट करवा लेती हैं। बट इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट नर्सेज जो है वो यूट्रस में डालती हैं आपके इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। Very important section, you have to learn this, right? You have to learn this. So these intrauterine devices जो है presently available and non-medicated, तो देखो non-medicated IUD जो है उसका एग्जाम्पल non-medicated IUD है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग, मतलब ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो आपके यूट्रस के अंदर कॉपर को रिलीज करेगा। वो देखो कौन कौन है, CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ओके, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का नाम क्या है, प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG20, प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG20। आईयूडी का फंक्शन देखो, ये भी पूछ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है कि आईयूडी जो है कैसे काम करता है। वो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज कर देता है, स्पर्म्स को वो फेगोसाइटोस मारने लग जाता है और यूट्रस में। और कॉपर आयंस जो है वो सप्रेस स्पर्म, देखो स्पर्म जो है वो एग तक चल के जाएंगे ना, दे मूव, सो उनकी मोटिलिटी ही खत्म कर देता है कॉपर आयन। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ना, तो उनकी मोटिलिटी ही फिनिश कर देता है हमारा कॉपर आयंस की, एंड इट्स सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सो इट रिलीजेज, इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइज, मतलब एग को जाके फर्टिलाइज भी तो करना है, सो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी वो इनिबिट करता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टास्टर्ट जो होता है वो यूट्रस को क्या बना देता है, अनसूटेबल, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो सकती, एग भी अगर फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी। और सर्विक्स जो है वो होस्टाइल बन जाता है, मतलब स्पर्म्स की एंट्री को इतना वो स्टिमुलेट नहीं करता, मतलब स्पर्म्स को फर्टिलाइज नहीं होने देता। अच्छा, आईयूडीज जो होते हैं वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उन फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं और चिल्ड्रन को स्पेस देना चाहती, मतलब स्पेस करना चाहती हैं कि इसके बाद 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद ही मैं करूँगी। तो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, तो कौन सा मेथड बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है हमारे इंडिया में, आईयूडी, इट्स आईयूडी, ओके गाइज। सो हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ इधर प्रोजेस्टेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। हमने बताया कि हम पिल्स खाते हैं, फीमेल्स पिल खाती हैं जिनमें प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और वो कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है, ओके। पिल्स खाते हैं, वो पिल्स खाई कैसे जाती हैं, पिल्स जो है वो डेली लेनी होती है 21 डेज तक। जब तक आपको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है आप तब मत लो, उसके बाद से आप स्टार्ट कर दो 21 डेज तक, उसके बाद फिर आपको मेंस्ट्रुएशन आएगा, आप 7 दिन का ब्रेक लो और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो। हर दिन आपको पिल्स खानी होती हैं एंड दिस विल प्रिवेंट कंसेप्शन, ओके। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, पिल्स कैसे काम करती हैं, देखो वो ओव्यूलेशन को ही इनिबिट कर देती हैं, आपकी ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, एग बनेगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, और इम्प्लांटेशन को इनिबिट करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे कौन क्या करता है। और वो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी एक्ट वो ऑल्टर करेंगे, मतलब कि थिक बना देंगे, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देंगे, स्पर्म्स आ ही नहीं पाएंगे अंदर। तो रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ओके, इनिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। पिल्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और लेस साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक है। सहेली हमने बात की थी, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है वो। और वंस अ वीक पिल किसको बोलते हैं, वंस अ वीक पिल आता है क्वेश्चन, वंस अ वीक पिल सहेली को बोलते हैं, ठीक है, वंस अ वीक पिल सहेली को बोलते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स। तो फीमेल्स हम यूज़ करती हैं, तो फीमेल्स अभी हमने बात की कि फीमेल्स यूज़ करती हैं ये, और इनका इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर होता है, ठीक है, इन सारे पिल्स का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब सुनो, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, ठीक है, जो केसेस ऑफ रेप्स एंड ऑल, तो उसमें हमें प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी। सो विद इन 72 आवर्स ऑफ कोएटस आप प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन की एडमिनिस्ट्रेशन कर दोगे फीमेल में, एंड यू विल you will appreciate the effect of that and it will prevent conception. So within 72 hours of coitus पे क्वेश्चन आता है कितने आवर्स, 72 hours of coitus में you have to like administrate all these. तो ये इमरजेंसी केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं। सो सर्जिकल मेथड्स जो हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड, सर्जिकल मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। सो वैसेक्टोमी मेल्स में करते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में करते हैं।
क्या करते हैं हम वैसेक्टोमी में? देखो ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारे टेस्टिस है और ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये वास्ट डिफरेंस है, ऊपर एपिडिडिमस है। तो ये वास्ट डिफरेंस देखो, वास्ट डिफरेंस को हम बीच से कट करते हैं, वी कट द वास्ट डिफरेंस, इन दोनों को आपस में टाई कर देंगे। ये दोनों मतलब स्पर्म्स जो है ना, जो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है वो ऊपर यहाँ पे आ ही ना पाए। सो इट इज़ अ परमानेंट टेक्निक, इरिवर्सिबल टेक्निक। आई होप यू गेटिंग इट। वासेक्टोमी में क्या हुआ कि यहाँ से स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, है ना, एपिडिडिमस में आके यहाँ से जाके यहाँ से इजैकुलेशन होती थी, अब नहीं होगी ना, हमने काट दी वेस्ट डिफरेंस। फेलोपियन ट्यूब्स में क्या हुआ? ट्यूबेक्टोमी आई है। ट्यूबेक्टोमी में क्या हुआ कि हमने फेलोपियन ट्यूब, ये देखो हमें पता है फेलोपियन ट्यूब होता है, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा सर्विक्स है, वेजाइना है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब जो है ये हमने अगेन काट के हमने उसके बाद ये टाई अप कर दिया है। तो ऑफकोर्स अब क्या कहते हैं, हमारा जो स्पर्म्स है वो पहुँच ही नहीं पाएगा एग को और फिर फर्टिलाइजेशन विल नेवर अकर। सर्जिकल इंटरवेंशन जो होता है वो गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही रोक देता है, देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। यू मस्ट राइट ऑल दिस, राइट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर जो होता है, मेल में वैसेक्टोमी है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को टाई अप कर देते हैं। स्मॉल इंसिशन कहाँ पे करते हैं? स्मॉल इंसिशन स्क्रोटम में, स्क्रोटम में ये होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है ना, ये स्क्रोटम में हमारा इंसिजन करते हैं। वेरास ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, टाई अप करते हैं। और एब्डोमेन कहाँ पे स्मॉल इंसिशन? एब्डोमेन में स्मॉल इंसिशन इन एब्डोमेन। टेक्निक्स जो होती हैं वो हाईली इफेक्टिव होती हैं बट रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। एंड लाइक देखो ये कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स हम ले तो रहे हैं बट ये क्या है, ये एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस को प्रिवेंट करने की चीज़ है ना। सो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। तो इल इफेक्ट्स क्या क्या है? नोजिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी सीवियर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट इट शुड नॉट टोटली बी इग्नोर्ड। सो लेट्स फिनिश दिस, वाई टू इवन लाइक लीव इट। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहता है कि 45 से मिलियन MTPs डेली होती हैं, ठीक है, डेली मतलब ऑल ओवर ईयर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन MTPs। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि हम लोग मेडिकली जाके हम बोल रहे हैं कि हमें प्रेग्नेंट नहीं होना, यू शुड डिस्ट्रॉय द चाइल्ड, हम लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है, इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म होता है एक साल में पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 है। पूरे जितने पीपल प्रेग्नेंट हुए ना, जितने फीमेल्स प्रेग्नेंट हुए उनमें से 1/5 तो प्रेग्नेंट होती ही नहीं, मतलब दे डोंट लाइक गेट द चाइल्ड। तो उसके बाद एक्सेप्ट लीगलाइज MTP कभी डिस्कस ही नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगल कब किया था? 1971 में। दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर। सो MTP के बारे में आपको ये जानने की जरूरत है और MTP के बारे में क्या जानने की जरूरत है कि ये सेफ कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो पहले 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उसमें वो सेफ होता है। 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है अबॉर्शन, वो रिस्कियर होते हैं। ओके सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे STIs के बारे में, ठीक है, वो इन्फेक्शंस जो कोएटस से स्प्रेड होते हैं। तो इन्फेक्शंस, अब इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वेनरल डिजीजेस बोलते हैं इन्हें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, RTIs बोल देंगे या STI बोल देंगे या VD बोल देंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं? यू शुड नो कि गोनोरिया एक STI है, सिफिलिस एक STI है, एक बैक्टीरियल STI है, जेनाइटल हर्पिस एक बैक्टीरियल STI, क्लामाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, सो हेपेटाइटिस B, ट्राइकोमोनियासिस, सो HIV लीडिंग टू एड्स, सब HIV इन्फेक्शन, एड्स, ये सारी जो है ये हमारे वेनरल डिजीजेस कहलाते हैं। एंड आगे क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड। सो HIV एंड हेपेटाइटिस B कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं? तो दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप उसके लाइक एक इन्फेक्टेड पेशेंट को आप इंजेक्ट करोगे और वही सेम इंजेक्शन अगर आप किसी और के लिए यूज़ करोगे तो दैट में स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस B। सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर करके, इंजेक्शन नीडल्स शेयर करके विद इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप ब्लड उसका शेयर करोगे किसी के साथ इन्फेक्टेड से, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी के अलावा जो भी है, देखो जेनाइटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीजेज आर, मतलब देखो इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे डिजीज जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल है अगर हमने उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया। तो वी विल लर्न कि कौन कौन से डिजीज जो है वो कभी क्योर नहीं हो सकते। सबको पता है कि HIV एंड एड्स जो है, जो एड्स है वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता, तो वो तो आपको लर्न होगा। आगे जेनाइटल हर्पिस, 4 ऑप्शन दे देंगे कि विच इज नॉट क्योरेबल, तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि जेनाइटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस B आर नॉन क्योरेबल, दे आर नॉन क्योरेबल। सो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं सारे डिजीजेस, तो बहुत ही ज़्यादा माइनर सिम्टम होते हैं इन सबके, पहले बिल्कुल पता नहीं चलता। सो एकदम माइनर सिम्टम्स आएगा, लाइक इचिंग होगी, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन, स्वेलिंग होगी, जेनाइटल रीजन में आपको पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग हो सकता है।
फीमेल्स जनरली एसिम्टोमेटिक होती हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है फीमेल्स आर जनरली एसिम्टोमेटिक, हेंस दे आर अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ओके फीमेल्स के लिए। आगे एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स की वजह से अर्ली स्टेज पर ये नहीं मिलता है, इसीलिए क्या कहते हैं बाद में जाके बहुत ज़्यादा ही अनक्योरेबल हो जाते हैं डिजीजेस, और ये जाके लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एबॉर्शन हो सकते हैं, लेटर ऑन स्टिल बर्थ मतलब लेटर ऑन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सो इट कैन इवन कॉज कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस में हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो रहा, वो कहीं और ही इम्प्लांट हो गया, ठीक है, तो फीटस जो है वो वोम्ब में नहीं कहीं और बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब में भी हमारी इम्प्लांटेशन अगर हो सकती है। सो STI जो है वो मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, एंड वी नीड टू प्रिवेंट दैट। उसके बाद है अब ये सारे STI के लिए कौन सा एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उस इंसिडेंस में है, मतलब उस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा हो सकता है, तो यू हैव टू डिवाइज 15 to 24 ईयर्स, ये भी क्वेश्चन आता है एज ग्रुप, तो 15 से 24 ईयर्स के लोगों में STI प्रिवेलेंट है, दे शुड बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ देम। सो अब कैसे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं? सो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, अननोन पार्टनर से अवॉइड करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स, हमें कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके करना चाहिए ड्यूरिंग कोइटस, क्योंकि वाई? बिकॉज बैरियर मेथड प्रोटेक्ट फ्रॉम STI, एंड इन केसेस ऑफ डाउट वन शुड गो एंड डॉक्टर से क्वालिफाई करना चाहिए, सो दैट यू कैन बी डायग्नोज अर्लियर एज पॉसिबल। देन वी विल टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। सो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड लाइक फोकस हियर। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी व्हाट इज दैट? इनफर्टिलिटी मीन्स कि एक कपल है, दैट कपल इज लाइक अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एंड हम लोग उस कपल को तब तक अनफर्टाइल नहीं करते जब तक उनके मैरिज के 1 ईयर ना हो जाए, राइट? 1 ईयर और 2। सो उसकी डेफिनेशन क्या है कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अनप्रोटेक्टेड कोहैबिशन फॉर 1 or 2 ईयर, ठीक है? उससे पहले हम किसी को, कोई भी डॉक्टर उसको इनफर्टाइल नहीं बोल सकता। सो आपको ये इनफर्टाइल, इसके लिए आपको इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी आजकल टेक्निक्स आ गए हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। सो क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो अब उन सारे टेक्निक्स को जो हमारे लाइक इनफर्टिलिटी को दूर करने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हमारे बॉडी, देखो 2 चीज़ें होती है, इन विट्रो, इन वीवो। इन वीवो मीन्स इनसाइड बॉडी, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड बॉडी, बट सिमिलर कंडीशंस टू बॉडी। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होगी, सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जैसे बॉडी में होती है, बट लेकिन प्लेस का लोकेशन कहाँ होगी? आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये सबसे कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करा दी हमने बॉडी की, ठीक है, स्पर्म की और एग की। उसके बाद हमारा क्या? एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद एम्ब्रियो को फीमेल के वोम में डाल दो, सो दैट इज ET, लेकिन प्लेस का लोकेशन कहाँ होगी? आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये सबसे कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करा दी हमने बॉडी की, ठीक है, स्पर्म की और एग की। उसके बाद हमारा क्या? एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद एम्ब्रियो को फीमेल के वोम में डाल दो, सो दैट इज ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। देन पॉपुलर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम सबने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है कि ओवा जो है, एग जो है वो वाइफ का लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, या तो हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, और अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग किसी डोनर का ले सकते हैं, मेल डोनर का कलेक्ट करते हैं, उन दोनों को इंड्यूस करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। टेस्ट ट्यूब में बेबी फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो हमेशा यही करना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने स्पर्म और ओवम को, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई रीज़न की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, हम उसको एड करेंगे, हम बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और उसके बाद उस चीज़ को, उस एम्ब्रियो को अंदर डाल देंगे बॉडी के। सो दैट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब में भी बेबी बनाया, उसके बाद भी तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना बेबी को अंदर, वो बेबी बाहर नहीं ग्रो कर सकता। सो उसमें देखो क्या होगा, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो। अब सुनो, 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक वो ग्रोथ होती है ना, एक पहले मोर्यूला बनता है, फिर हमारा ब्लास्टुला बनता है, वेट, पहले हमारा मोर्यूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टोम, ऐसे होता है ना, पहले एक जाइगोट सिंगल सेल होता है, फिर उसके बाद जाइगोट डबल सेल, ऐसे से 4 सेल में डिवाइड करता है, फिर उसके बाद वो 8 सेल बना देता है, 8 सेल स्टेज मोर्यूला कहते हैं ना। उसके बाद हमारा ब्लास्टुला बन जाता है, तो 8 सेल ब्लास्टोमियर्स जो होगा ना, तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
आगे क्या है, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8, और जिन एम्ब्रियोज में मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स बन गए हैं उनको हम सीधा यूट्रस में डालते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करते हैं उनकी। आगे क्या होता है कि एम्ब्रियोज जो है वो जो इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन फीमेल के अंदर ही फ्यूजन कराएंगे हम, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आगे क्या होता है देखो, ओवम का ट्रांसफ़र डोनर इनटू द फिलोपियन ट्यूब। देखो कोई फीमेल जो है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, वो भी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम ओवम ही उसके हमने डाल दिया फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम कहते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे पहले जाइगोट इंट्रा फेलोपियन था, यहाँ पे गैमीट है कि वो फीमेल जो है वो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, बट वो क्या कहते हैं, अच्छा देखो उन फीमेल्स के लिए याद रखना है, मेरे साथ रिपीट करना है कि गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र इज़ फॉर मीन्स लाइक किसी और फीमेल का, अनदर फीमेल का ओवम हम लोग किसी मतलब उस फीमेल में डालेंगे हु कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमीट, एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बट सुटेबल इन्वायरमेंट मतलब उसके बॉडी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वो एक बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, बट एग नहीं है उसके पास, उसमें हम एक बाहर की फीमेल से डाल देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, गैमीट है ना एग, सो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, जहाँ पे देखो हम लोग एग लेते हैं, एग ये है, एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें हम स्पर्म डाल देंगे। देखो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में, सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आई होप यू गेट इट, very important section। एंड देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे हम, बाहर से स्पर्म जो है फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद इन दिस टेक्निक वही है, सीमन जो है या तो हस्बैंड से, हेल्दी डोनर से हम लोग लेंगे और उसके वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, या तो वेजाइना में इंसर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब वेजाइना में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूट्रस में भी होती है, जब यूट्रस में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI फॉर द फीमेल। ऑल्दो इतने सारे क्या कहते हैं, अब इसमें यही लिखा है कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट स्टिल दे आर वेरी कॉस्टली एंड ऑल्सो वो इमोशनल एंड सबसे रिलीजियस सारी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए अभी भी पीपल आर लाइक कंट्रोलिंग देमसेल्व्स एंड दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स फ्रॉम यूजिंग देम, बट दिस लाइक उनको पता होना चाहिए कि you have ways to produce like children and you should not get upset about being infertile. So thank you so much for watching this video guys, I hope you get it, and all the very best for your NEET, and I hope you all get select in the very first attempt of yours. So please revise this chapter, see this video as many time as you want, and just like revise it and learn each and every word of NCERT, and this chapter is an important one. Okay guys, bye bye, thank you.